हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी बच्चों का जो एसएससी जीडी का पेपर एनालिसिस चल रहा था उसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी बच्चे जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फिर हम हमारा पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको पता है 53 शिफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2024 के तहत टोटल 53 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे और इसी शिफ्ट में हम 7 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 21 का चौथी शिफ्ट यानी 8वां पेपर सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से कराया जा रहा है। मैथ्स की एक एक शिफ्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब कोशिश आपको करनी है कि इन सारे सेशंस को बढ़िया से रिवाइज करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है। इसके बाद अब आपका पेपर पता है, कल नोटिस आ गया एसएससी जीडी का 4 फरवरी से लगाकर 25 फरवरी तक आपके 19 दिन पेपर चलेंगे 2025 वाले। ओके, चलिए तो आज हम 21 नवंबर से अपनी ये क्लासेज वापस शुरू कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर आप लोगों का ये पेपर सॉल्यूशन अब चलेगा रात 9 बजे। ओके, सौरभ शर्मा, भवानी, अंजलि, उपेंद्र कुमार, शिव प्रकाश, ओके सभी लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम हमारा पेपर सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा 21 की शिफ्ट चौथी है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आया डियर स्टूडेंट, वो है अपना परसेंटेज से संबंधित प्रश्न। प्रतिशत से संबंधित हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद ये 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई? आप नोटिस कर पा रहे होंगे, पहले जनसंख्या 62,500 थी और बाद में यह 75,000 हो गई। अब यहां से आप एक चीज नोटिस कीजिए, वृद्धि कितने की हुई है वो आपको यहां पर समझना होगा। संख्या के रूप में कितने की वृद्धि हो चुकी है, तो 500 करोगे तो 63 और फिर ये हो जाएगी 12,500। 12,500 की वृद्धि 62,500 पर और परसेंट के लिए हम गुणा 100 कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए? अब यहां आप नोटिस कर पा रहे होंगे 0 से 0। ओके, 125 की टेबल में कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। 5 से ये हो जाएगा वृद्धि 20% और 20% का इंक्रीमेंट आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। जिन बच्चों का आंसर 20% बना है वो एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। रेलवे के लिए क्लासेस, रेलवे के लिए आपका जो बैच है एप्लीकेशन पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करना है तो आपके पास है मिशन रेलवे, और कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है तो वो है आपके पास टारगेट 1.2 बैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। आप लोग एक मैसेज करके बताओ, ये 15 दिन पहले ये तीनों शुरू कर रहे हैं, 15 दिन पहले यहां से Z2 जा चुका है। मुझे सिर्फ एक चीज का रिप्लाई कर दो, इस 15 दिन के दौरान कार्य कौन करेगा? इस चीज का जवाब दीजिए। भी 3 लोग थे और 3 में से यहां पर Z2 15 दिन पहले चला गया, तो वो कार्य Z1 और Z3 के द्वारा पूरा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, Z1, Z2, Z3 ये कर रहे हैं 100 दिन में कार्य, ये काम कर रहे हैं 50 दिन में, ये काम कर रहे हैं 75 दिन में। आप सबको पता है कि पहला कार्य हम लेते हैं एलसीएम, और इन सब का एलसीएम बन जाएगा 300। 100 की टेबल में 3 टाइम्स, 50 की टेबल में 6 बार, 75 की टेबल में 4 बार। ये पता है क्या है, अगर एक आदमी 100 एफिशिएंसी के साथ 300 काम करना उसको, तो उसको 3 दिन का समय लगेगा। ये उसकी एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क डन है, और ये उसके द्वारा 1 दिन का कार्य है। वो आदमी 1 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और 100 लोग करेंगे तो 300 यूनिट काम हो जाएगा। अब Z2 15 दिन पहले चला गया, तो उस 15 दिन में Z1 प्लस Z3 ने वो काम किया होगा। ये कह रहा भाई मैं 3 काम कर सकता, और ये कह रहा मैं 4, तो 7 काम हुआ होगा 15 दिन में 105। अगर हम Z1 और Z3 के काम को हटा दें तो जो बाकी काम बचेगा वो उन्होंने मिलकर किया था, क्योंकि ये वो इंडिविजुअल वर्क है जो Z2 के जाने के बाद में हुआ था।
तो 300 में से अगर 105 हटाएंगे 195, और ये 195 इन तीनों ने मिलकर किया था, और तीनों मिलकर कह रहे हम तो भी तीनों 3 और 6 9 और 4 13 यूनिट काम करते तीनों मिलकर। तो 13 एकम 13 6 13 इंटू 5 15 दिन का समय लगेगा। अब हमेशा ध्यान रखना यहां दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा मिलकर कितने दिन काम किया, आंसर 15 डेज होगा। लेकिन पूछे काम समाप्त कितने दिन में हुआ, देखो 15 दिन मिलकर लगे और 15 दिन इन दो ने अकेले काम किया, टोटल 15 + 15 30 डेज का टाइम लगेगा। हमें कार्य पूर्ण होने का पूछा और पूर्ण होने का पूछा, इसीलिए काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो रिजल्ट हो जाएगा 30 डेज। अब सभी बच्चे बताओ क्वेश्चन एक बार क्लियर है? एक बार जय हिंद का मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। रेगुलर सेशन आज 21 नवंबर से अपनी ये सेशन की शुरुआत हुई है वापस। रेगुलर रात 9 बजे आप लोगों का एक पेपर सॉल्यूशन डेली बेसिस पे अब चलेगा, और जिसमें 8वां पेपर सॉल्यूशन है और टोटल 53 है, तो जल्दी हम उनको पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रिजल्ट आपको लेकर आना, और आपको पता हमेशा मैंने बोला जब भी रूट देखो एक चीज समझो, जब कुछ नहीं लिखा है ना वो ऑटोमेटिक वर्गमूल है। जब घनमूल होगा ना तो 3 लिखा हुआ आएगा, रूट ऑफ 5 होगा ना तो ऐसे 5 लिखा हुआ आएगा, समझ रहे हो? तो ऑटोमेटिक वर्गमूल ये तय है कि 81 9 का रूट होता है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है ये पॉइंट कैसे लगता है। हमेशा ध्यान रखना, आप शुरू से सुनते हुए ना, वर्गमूल का वर्ग का मतलब क्या होता है, 8 × 8 64, 2 बार गुणा, घन में 3 बार गुणा। तो यहां 2 के जोड़े बनते हैं, पॉइंट के बाद 2 2 4 और 2 6। अगर यहां 6 अंकों पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 3 अंकों पर पॉइंट लगेगा अंतिम से। वापस ध्यान से सुनना, रिजल्ट में 3 अंकों पर पॉइंट लगेगा अंतिम से। एक सेकेंड है ना, चलिए आ चुकी आवाज वापस। अब ध्यान से सुनिएगा, और आप एक चीज समझिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। किसी को अगर समझ में नहीं आता दिख रहा है ना कि भाई अपने तो ये डायरेक्ट वाली बात समझ में नहीं आ रही, पॉइंट हटा लो, 1 2 3 4 5 6। 81 किसका रूट होता है, 9 का, और यहाँ 6 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो आएंगे, और 3 जीरो मतलब 0.009। पर भाई इतना डिटेल में क्यों जाना, जब सिंपल सी बात बोल रहा हूं। आप एक चीज क्लियर कर लो, एक चीज समझो बात को। अगर रिजल्ट में 2 अंकों पर पॉइंट है, 2 पर पॉइंट है, तो रिजल्ट में 1 पर पॉइंट आएगा। रिजल्ट में अगर 4 पर पॉइंट है तो यहां 2 पर पॉइंट आएगा। रिजल्ट में अगर 6 पर पॉइंट है तो यहां 3 पर पॉइंट आएगा, और रिजल्ट में अगर 8 पर है तो यहां 4 पर पॉइंट आएगा, और अंतिम से पॉइंट लगना प्रारंभ होता है। पहले मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। अंतिम से पॉइंट लगाना है। अगर रूट में 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो रिजल्ट में 1 पर पॉइंट लगेगा। रूट में 4 अंक है, पॉइंट के बाद बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो रिजल्ट में 2। अब काफी जने कहेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक हो गए, तो अरे 3 अंक होगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा भी नहीं, आपको पता अच्छे से, 1000 किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है। 4 पर 6 पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 3 पर, 8 पर है तो रिजल्ट में 4 पर, कल को 1000 पर पॉइंट हुआ तो रिजल्ट में 500 पर। और यही घनमूल होता तो घनमूल में आपको हर 3 के बाद 1 पॉइंट, 3 होंगे ना तब बाहर 1 पॉइंट आएगा, फिर 3 3 6 होंगे ना तो 2 जोड़े बने 3 3 के तो 2 अंकों पर पॉइंट आएगा, फिर ऐसे ही 9 बढ़ेंगे ना तब जाकर 1 2 3 आएगा। ओके, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो इसीलिए देख लो अब कितना इजी लगेगा आपको, वही चीज देख लो आराम से। 81 9 का रूट 2 4 6 है ना तो 3 पर पॉइंट आएगा अंतिम से, 0.009। 64 होता तो 8 हो जाता है, 625 होता तो 25 हो जाता, पॉइंट लगाना। 3 आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, 11 आ गए, तो मैं बता रहा हूं कि वो पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, समझ रहे हो, इस वजह से।
और जब वो तीन आएंगे 9 आएंगे उस कंडीशन में घनमूल की कंडीशन बनेगी, और नहीं होगा तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ना अलग से। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 4m बराबर 5n बराबर 20c है। ये सवाल आप मुझे बताओ, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो ये सवाल हमारे सामने 100% हम पढ़ते हैं। बस ये है कि ये MNC लिखा हुआ है, और हम जब पढ़ते हैं तो ABC लिखा होता है, इससे ज्यादा क्या, या XYZ लिखा हुआ होगा। तो आपको करना क्या है, एक चीज समझिए, जब भी ये बराबर में हो, एक चीज बड़े ज्ञान से और ध्यान से सुनना, कि जब ये बराबर का साइन और ये गुणा में हो ना, तो रेशियो में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या बात समझ में आई? अब n और इसका गुणा करिए, 5 और 20 का ऑपोजिट 20 और 5 हो चुका है। ये वैल्यू कट रही है, 5 एकम 5 बार, 5 से 4 बार, और ये वैल्यू बनी 5:4, 4:1। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों ने हमारे चैनल से कंटिन्यू पढ़ा उसको अच्छे से पता है कि जब मिडिल रेशियो इक्वल होता है तो रेशियो बदलने की कोई जरूरत नहीं, लाने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आपका रिजल्ट होगा 5:4:1। ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 5:4:1 जो है वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। एक चीज और बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 4m बराबर, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले को छुपा लीजिए इन दोनों का गुणा 100, दूसरे को छुपा लीजिए इन दोनों का गुणा 80, तीसरे को छुपा लीजिए इन दोनों का गुणा 20। बात समझ में आई? पहले को छुपाया गुणा 100, दूसरे को छुपाया गुणा 80, तीसरे को छुपाया, यानी जिसका मान लाना उसको छुपा लीजिए, बाकी को मल्टीपल। 20 की टेबल में 1 बार, 4 बार, 5 बार। अब जो मेथड आपको बहुत आसान लगा है, इजी लगा है, आप डेफिनेटली उसी को फॉलो कीजिए। 30% की दर से दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, इतना तो अब आप समझदार है, अर्धवार्षिक बोले, 6 माही बोले, हाफ ईयरली, वो एक ही बात है। अर्धवार्षिक का इतना सा मतलब है कि साल का जो ब्याज जाता था ना, वो ब्याज हर 6 महीनों में देना है। अगर यहां बोले तिमाही, तो जो साल में ब्याज जाता था ना, वो हर 3 महीनों में देना है। बात समझ में? इतनी सी बात हमें समझनी है। उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आधी हो जाती है और समय के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 1 साल नहीं होकर 6-6 महीनों के 2 जोड़े बन जाते हैं। और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर ये है तो वह धनराशि बताओ। तो ये तो है अपना साधारण ब्याज 1 साल का। आपको पता है साधारण ब्याज नाम से ही साधारण है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बात 1 साल की है। 2 होता तो 60 हो जाता, 3 होता तो 90 हो जाता। लेकिन यह है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गई, और आपको पता 6-6 महीनों के 2 जोड़े बनेंगे। तो फर्स्ट ईयर तो आपको पता है साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं, सेकेंड ईयर से ब्याज पर ब्याज लगता है। 15 का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 का 15% ब्याज लगेगा, ऐसे 15 का 15% ब्याज लगता है 2.25। इनको जब जोड़ोगे ना 15 और 15, 30 और 2, 32.25। और आपको हमेशा पता है कि अंतर का मतलब कम और अधिक, डिफरेंस की बात हुई है। अपने हिसाब से दोनों में अंतर तो 2.25 का जो एक्स्ट्रा लगा है, 2.25% 337.5 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू ला सकते हैं, और 1% अपने कितने का पड़ जाएगा यहां 150 का। ये आपको छोटी सी कैलकुलेशन इतनी सी हमें करनी पड़ेगी। और 1% 150 का है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 15,000, और 15,000 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इतनी सी कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? बताइए, जितने भी साथी अभी लाइव देख रहे हैं बताइए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरेश एक कार को 36% हानि पर बेचता है, तो क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात बताओ। ठीक है, क्रय और विक्रय में 36 की हानि मतलब 100 रुपए की चीज को 30 की हानि 70 में से 6 के 64 में बेच रहा है। ये अपना क्रय मूल्य है, ये अपना विक्रय मूल्य है। अब आप ही बताइए, 4 की टेबल में 25 बार,
4 की टेबल में 16 बार। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इतना सा सॉल्यूशन था बस इसका। प्रॉफिट एंड लॉस के मान के चलिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये चीज कंफर्म है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का बस। किसी और एक चीज बता देता हूं, किसी धनराशि पर 7% की दर से आप लोगों की जितनी भी मैं ये क्लासेस करा रहा हूं वो सारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी 2024 पेपर सॉल्यूशन नाम से। तो जितने भी मैं पेपर्स करा रहा हूं वो आप लोगों को यहां पर पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी तक जो 7 मैं पहले करा चुका हूं वो भी मिल जाएंगे और आगामी आने वाले भी मिल जाएंगे। ओके। किसी धनराशि पर 7% साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज का मतलब था मंथली ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने बताया एक टाइप जो आपको साधारण ब्याज में हमेशा सबसे ज्यादा अब देखने को मिल रहा है वो है प्रिंसिपल निकालना यानी मूलधन निकालना, दर निकालना, समय ज्ञात करना। ये 3 कंडीशन के जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको यहां से मूलधन पता करना है, सिंपल सा मेथड है SI इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय। SI कितना है बताओ, 350 इंटू 100, एक सेकेंड, अपॉन यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 मंथली 1/12 कर दीजिए। अब बहुत जनों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ, 12 क्यों किया मैंने। यहां मंथली बात हुई है, दर वार्षिक है, 7% की वार्षिक दर से, तो यूनिट तो बराबर होनी चाहिए ना। तो क्या करना देखो, इसको ऊपर ले जाओ बस, 7 से ये 50 बार, 5000 इंटू 12 कर लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 60,000। अब ये सवाल अगर आपसे नहीं हुआ ना भाई, ये तो मेन सवाल है जो एग्जाम में छपता है हमेशा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चल सकते हैं अगले प्रश्न पर, बताइए। 70,000 रुपए को एबीसी में A अनुपात B अनुपात C इतना है, तो इसमें A का हिस्सा क्या होगा। सरल सा सवाल है, किसी राशि का बंटवारा करना। अनुपात का जो सबसे सेकंड या थर्ड टाइप समझ लीजिए, पहला टाइप होता है बड़ा और छोटा रेशियो लाना, और दूसरे टाइप में हम यही पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, बंटवारा करने के लिए पहले डियर स्टूडेंट्स एबीसी की वैल्यू लानी है। AB का मान 2:3 है, BC का मान 4:5 है। जिनको डायरेक्ट आता है गुणा कर लीजिए, जिनको नहीं आता बता देता हूं, इस नंबर के आगे अगर खाली जगह है तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 12 और 15। तो जो राशि का बंटवारा होगा ना वो इसी रेशियो के कॉन्सेप्ट में होगा। पहले को 8 राशि मिलेगी, दूसरे को 15 यूनिट मिलेगी, 12 यूनिट, तीसरे को 15। टोटल अगर मैं जोड़ू तो 35 हो रहा है। अपना 35 जो मान है, 35 अनुपात कह दो A, ये 8A है, ये 12A है, ये 15A, जोड़ा तो 35, 70,000 का है। A फॉर अनुपात है यहां पर 1:2000 का। अगर इसका पूछे तो 2 से गुणा, B का पूछे तो 12 से, C का पूछे तो 15 से। क्या पूछा, A का हिस्सा आपको पता, 2000 इंटू 8 करेंगे, A का रिजल्ट हो जाएगा 16,000, और 16,000 आपके D ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। चंद्रपाल, पहले आपको नहीं आता था क्वेश्चन, अब क्लियर हो चुका, साधारण ब्याज वाला सवाल, गलत मत करना, आगे से ध्यान रखना बस। बहुत अच्छा सा सवाल है, 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। एक चीज बताइए आपको, मैं हमेशा जब भी आपको इकाई अंक ज्ञात करने वाले सवाल कराए थे, याद है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो, ऐसे कुछ सवाल पढ़ते थे हम नंबर सिस्टम में, तो मैं आपको बोलता था आप 4 से डिवाइड कीजिए, घात में 4 का भाग दीजिए, आपको यूनिट डिजिट मिलेगा। तो क्या होता है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना 29, जब 4 से डिवाइड 28 तक 1 बचा, 28 तक जो यूनिट डिजिट है ना वो आपका सेम रहने वाला है। तो बचा क्या, 1 बच गया, प्लस का पॉजिटिव 1, और प्लस का पॉजिटिव 1 है तो 58 में आप डायरेक्ट इसका भाग दे दीजिए, 11 इंटू 5, तो रिमाइंडर जो बचेगा आपका वो शेष बच जाएगा 3, और 3 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इवन और ऑड पावर जो होती है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत बताओ। विषम की शुरुआत 1 से होती है, 1, 3, 5, और अगर 31 का डबल 62 तो सम हो जाते हैं, विषम हो जाएगी 61। 31 अगर विषम लानी है ना, डबल जाना पड़ता। मैं कहूं 5 विषम बताओ तो आप कहोगे 1, 3, 5, 7, 9।
5 के लिए 9 तक जाना पड़ा, डबल मतलब 10 के बराबर, 10 सम होती इसीलिए 9 हो गया। तो वैसे अगर 31 विषम है तो जाना 62 तक, 62 तो सम होती 61 हो गई। और आपको पता समान अंतर होता है तो औसत लाने का तरीका पहली प्लस अंतिम बटा 2, 62/3 यानी 31, और 31 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अपनी कॉपी में एक बात राइट डाउन कर लीजिए, विषम संख्याओं का औसत अपरिवर्तित रहता है, ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो हमेशा नो चेंज की कंडीशन होती है। किसी अर्धगोले का व्यास 21 है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब पाई की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता है, रेडियस आपके सामने है 21 × 21, साथ से ये 3 बार। अब ये गुणा कर लेना आपको यहां पर 3πr² में आपको अपना रिजल्ट मिल। अच्छा व्यास 21 है ना तो बटा 2 कर देना बस। बात समझ में आई? ये व्यास 21 है, हमें रेडियस रखनी है, रेडियस व्यास का आधा हो जाएगी। 21/2 21/2, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 11 बार, 11 22 और 1 23 × 9/2, पूरा ही कर देता हूं मैं गुणा, 27 2 18 2 2079/2, 1039.5, और ये बिल्कुल आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये अपॉन 2 क्यों, क्या समझ में आया? ये तो फॉर्मूला होता है, अभी याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 4/3πr³, भुजा क्यूब होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, वो फॉर्मूले घन, घना, बेलन, शंकु सब आपको कंठस्थ होने चाहिए। टेक्नीशियन रेलवे वाले बच्चों के लिए क्लास कल से अब शुरू हो जाएगी, जल्दी टेंशन नहीं करनी है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपके लिए आएंगे। 4 घंटियां 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती, सभी घंटियां एक ही समय पर बजती, कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी? अपनी कॉपी में एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, अब मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं। घंटियों को एक साथ बजाना हो, धावक को मैदानों में एक साथ दौड़ाना हो, चिड़िया को पेड़ से एक साथ उड़ाना हो, ट्रैफिक सिग्नल पर बत्तियों को एक साथ जलाना हो, उस कंडीशन में आपको एलसीएम की कंडीशन बनती है। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, 6 8 9 और 10, इनका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 360, और 360 आएगा सेकंड, और 360 सेकंड है तो उसका 60 से भाग दे दीजिए, हर 6 मिनट में ये एक साथ बजेगी, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। एलसीएम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ एएलपी की बिल्कुल लगाएं, एएलपी की मैराथन नहीं होगी, एएलपी की मैं टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आ रहा हूं मैथ्स की, ठीक है, और जल्दी से जल्दी टॉपिक अपडेट करेंगे आपके। अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है तो कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर लेगा? देखो भाई 28 काम कर सकता है ना, तो उसका एक दिन का जो काम होता है ना वो ऐसे आता है 1/28। बात समझ में आई? एक दिन का काम क्या आता है 1/28, हमें लाना 8 दिन का, 8 से गुणा कर लो, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 2/7, और 2/7 भाग आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। एक दिन का काम 1/28 है, 2 दिन का 2/28, 3 दिन का 3/28, वैसे ही 8 दिन का 8/28, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 2/7 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य बताओ। 37.5% की छूट दी जाती है, 640 रुपए अंकित है। आपके पास दो मेथड है, या तो आप परसेंटेज में माइनस कर लीजिए, 10% का डिस्काउंट तो 90 में बेचना है, 20 का डिस्काउंट तो 80 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और 37.5 को आप ऐसे भी समझ सकते हो 3/8 होता है, 8 पर 3 का डिस्काउंट 5 हो जाएगा, 3/8 होता है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, 3/8 37.5%। ये जो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, अब ये कैसे आती है आप ऐसे समझो, देखो परसेंट पॉइंट हटाया तो 0 और परसेंट है तो बटा 100 आता है, 25 से कम 25 12, 25 5 125, 25 से 4 बार, 10 5 की टेबल में 3 बार, 2 बार, 4 दूनी 8, तो ये बना 3/8। वैसे तो भाई जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हम सीखते हैं, लेकिन किसी बच्चे को जानकारी नहीं हो इसलिए मैंने ये समझाया, तो आपके सामने बता दिया 3/8। अब 8 पर 3 का डिस्काउंट, मतलब 8 रुपए उसकी मार्क प्राइस है, तो 3 का डिस्काउंट हो जाएगा, 5 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ 640 की चीज को 5 में बेचेगा, एक्चुअल में 8 की है,
8 से 80 बार 80 इंटू 5 400 रुपये। ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, पॉइंटों में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटों में रिजल्ट तो यही 400 ही आना, लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी आपके लिए टफ हो जाएगी। एलपी के लिए क्लास हम कल से ही शुरू कर देंगे, शुक्रवार से, कल से ही। वापस आए हैं तो निश्चित रूप से धमाकेदार ही एंट्री होगी और बढ़िया से क्लासेस लाएंगे। 5 संख्याओं का औसत अगर 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। और अगर आपने नोटिस किया, इससे पहले भी जो मैंने शिफ्ट करे इसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, और इसका मतलब अब ये सवाल अपने सामने तीसरी बार आ चुका है। ऐसे सवाल के लिए मैंने एक ही चीज बोली थी, पहले एडिशन लेकर आ जाओ, आप सवाल खत्म हो जाएगा आपका। 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे पहले औसत योग लाता है 5 इंटू 36 180। ये 180 किसका मान है बताओ? तो आप कहोगे पांचों का। तो पांचों में से प्रथम 2 का योग हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आया ना बोलो। अगर पहले का योग 90 है प्रथम 2 का, तो बताओ अंतिम 3 का योग कितना होगा? तीसरे, चौथे, पांचवे का। अब इतने तो समझदार हो ना भी, 180 में से 90 इधर गए तो 90 ही तो इधर आएंगे। यहां 2 लोग हैं, यहां 3 लोग हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रथम 2 का औसत अंतिम 3 के औसत का 1.5 गुना होना चाहिए। ये भाई साहब का जो औसत है ना, इन भाई साहब का 1.5 गुना औसत लाओ। यहां 2 का भाग 2, यहां 3 का, ये आ गया अपना 45। 3 से 90 30, बिल्कुल 1.5 गुना है, बिल्कुल 1.5 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इतना सा सवाल था, बस आपको इसको, अगर ये ऑप्शन नहीं मैच करता तो फिर अगली वैल्यू पुट करते। जैसे मैं यहाँ 78 रख देता तो बाकी यहाँ 102 आ जाता, यहां मैं 70 रख देता, यहां 110 आ जाता। उस हिसाब से हमें चलना पड़ता। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5%, दूसरे में 8 की वृद्धि हुई। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब वृद्धि कमी वाले प्रश्नों के लिए एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, R प्लस R इंटू R बटा 100। और अगर अलग अलग हो तो इसको ऐसे भी बोलते हैं A प्लस B AB बटा 100। वृद्धि है दोनों, 5 और 8 की वृद्धि, वृद्धि को प्लस में रख दीजिए बस। तो ये देखिए 8 5 13 हो गया, 8 5 40 बटा 100 0.40 प्लस के 13.40, यानी 13.4 हमारा राइट आंसर बनेगा। और ये सवाल आगे के लिए भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बढ़िया से आना चाहिए। रिकी राजपूत नमस्कार, कैसे हो भाई? बहुत दिनों के बाद आपका कमेंट देखने को मिला है। पुराने स्टूडेंट्स हो आप तो काफी। मोनू कुमार ने 400, अच्छा पिछले का आंसर दिया है। बिट्टू ने सही आंसर दिया 13.4 पिछले का, इसी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। एसडी यादव होगी भी कंटिन्यू, जो भी बचे हुए सेशन है संजीव, और वैलिडिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। चलिए, क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 से अगर लाभ प्रतिशत 20 है तो बताइए विक्रय मूल्य। आप एक चीज समझिए, लाभ प्रतिशत 20 का मतलब 100 रुपए की चीज 120, अपने हिसाब से तो डिफरेंस 20 का है। हम 20% कह रहे हैं, सवाल कह रहा है 132, तो 1% की वैल्यू 132 बटा 20, 2 से 66 बार, 2 से 10 बार। और विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य तो ये रहा 120% का मान लाना है, 66 बटा 10 इंटू 120। ईजी हो गया हमारे लिए, 0 से 0, 12 इंटू 6 72, 7 उनासी 792, और 792 आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। आराम से समझो आप बात को। वो कह रहे हैं लाभ 20% है, मतलब समझे 100 रुपए की चीज को हम 120 में बेच रहे हैं, तो हमारे हिसाब से परसेंटेज डिफरेंस 20 का हुआ। मैं 20% बोल रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 132 रुपए का है। तो 20% 132, 1% की वैल्यू। अब बहुत जने कहेंगे आपने 100 से गुणा क्यों नहीं किया? अगर मुझे यहां क्रय मूल्य पूछा होता ना तो मैं 100 से गुणा करता, ये रही अपना क्रय मूल्य। लेकिन क्रय नहीं पूछा, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए हमने इससे मल्टीपल किया। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखो ये आपका फेवरेट सवाल है, इसको तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एलसीएम में क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात काम में लेते हैं, लेकिन कॉमन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईएस्ट पावर, कुछ कॉमन नहीं भी है उसकी भी हाईएस्ट पावर। लेकिन एचसीएफ में, अभी से सुन लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में कॉमन होना कंपलसरी है। अगर कॉमन नहीं है दोनों में
तो उसकी बात भी नहीं करनी है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। 2 की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बोलो 5, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 6, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। प्रथम ऑप्शन में ही हमारा आंसर मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रिकी, बहुत दिनों के बाद सेशन हुआ है, मुझे भी पता है बिल्कुल। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य 25 से अगर 30% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप मुझे बताइए, 10% का डिस्काउंट तो विक्रय मूल्य 90% हो जाता है, 20 का डिस्काउंट तो हम 80 में बेचते हैं, 30 का डिस्काउंट इसका मतलब 70% प्राइस हो जाएगी। तो अगर आप ही बताइए 25 रुपए की चीज है और 100 पर 30 का डिस्काउंट है, 70% में बिकेगी। 35, 3, 14, 3, 17.5 में, $17.5 में वस्तु बिक जाएगी। आखिरी सवाल हमारा इस आज के सेशन का, 2 कारें एक बिंदु से चलना शुरू करती है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती है। ये कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है। ये मान लीजिए भी अपने वाली थार है, मान लीजिए ऐसे, ओके। ये इधर से 40 जा रही है, इधर से 50 जा रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही है। 5 घंटे बाद कितनी दूरी हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चालों को जोड़ा जाता है, सेम डायरेक्शन में हमेशा चालों को घटाया जाता है। तो यहां से जो स्पीड आ जाएगी 40 + 50 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5 घंटे, तो दूरी हो जाएगी 90 × 5, 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में हो जाएगी, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आई होगी और बढ़िया से सेशन आपको लगा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करें। और सेशन की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है एसएससी जीडी 2024 पेपर सॉल्यूशन नाम से। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल रात 9 बजे। थैंक यू।